हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि क्लास 10th के सोशल साइंस में हम बात करने वाले हैं, वो भी जियोग्राफी के सेक्शन में। उस सेक्शन का नाम क्या है? भूमि संसाधन। जी हाँ, भूमि संसाधन, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। बिहार बोर्ड के यदि पढ़ते हैं, यदि आप लोग बिहार बोर्ड का पार्ट पढ़ते हैं तो ये आपका चैप्टर 2 होगा, और यदि आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ये आपका चैप्टर 1 होने वाला है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी के बुक के अनुसार चैप्टर 1 में पढ़ना है, और बिहारती भवन यानी कि बिहार बोर्ड के अनुसार चलेंगे तो ये आपका चैप्टर 2 होने वाला है। तो चलिए, अब जो भी क्लास है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को तो चैप्टर पढ़ने से मतलब है, हम लोग को तो ज्ञान लेना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। भूमि संसाधन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले वाले वीडियो में हम जो है ना आपको पढ़ा चुके थे संसाधन क्या होता है, यानी कि संसाधन की आवश्यकता होती है। यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं भूमि संसाधन क्या है। मैंने इससे पहले जो है संसाधन के विषय में बात कर चुके थे कि संसाधन क्या होती है। दुनिया की वे सभी वस्तुएं, संसाधन क्या होती है? दुनिया की वे सभी वस्तुएं या प्राकृतिक की वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता के लिए करता है, वह क्या संसाधन है। वहां तक बात कर चुके थे। आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं भूमि संसाधन। देखिए, अब देखिए भूमि आप समझते होंगे, मिट्टी। आप देखते हैं ना, हर एक जगह मिट्टी होगा। आपका घर भी मिट्टी पर बना हुआ है, सड़क मिट्टी पर बना हुआ है, पेड़ पौधा मिट्टी पर लगा हुआ है, यानी कि हर एक चीज जो है ना भूमि पर ही टिका हुआ। हर एक चीज क्या आपका भूमि पर ही टिका हुआ, इसलिए कहा गया भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन है, तो भूमि क्या एक संसाधन है। तो भूमि का उपयोग कहाँ करते हैं? तो भूमि का उपयोग अपने वन के लिए करते हैं, अपने आवास के लिए करते हैं। भूमि का उपयोग हम लोग परिवहन के लिए करते हैं। भूमि का उपयोग हम लोग सड़क के लिए करते हैं। भूमि पर ही चट्टान पाया जाता है, भूमि पर ही नदी पाया जाता है, यानी कि हर एक चीज जो है ना वो भूमि पर ही पाया जाता है। इसलिए भूमि बहुत ही उपयोगी है, और जो चीज उपयोगी है वो आपके लिए संसाधन है। मैंने बता चुका था और मैं अभी रिपीट कर रहा हूं। इसलिए भूमि क्या है? संसाधन है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? भूमि खुद एक संसाधन है, क्योंकि भूमि का उपयोग जो है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? सब कोई करता है जी। घर बनाना है भूमि पर ही, परिवहन भूमि पर ही, वन भी भूमि पर ही होगा, कृषि भूमि पर ही होगा, यानी कि अनेक चीज जो होगा ना भूमि पर ही होगा। इसलिए भूमि क्या है? संसाधन है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार मैं और रिपीट करता हूं, भूमि संसाधन क्या है? भूमि संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे हम लोग भूमि संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए, आप समझ गए होंगे। देखिए, भारत में भूमि आपका 100% होता है, सब कोई जानता है। किसी भी चीज की गिनती हम लोग 100% में ही करते हैं। अरे करते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, सब कोई जानता है, करते हैं। देखिए, तो भूमि जो होता है आपका 100% होता है। सपोज करिए कि भूमि आपका ये आपका 100% है। अरे है ना 100%, कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। भूमि, तो भूमि में देखते हैं ना, भारत में 3 चीज है, एक है पर्वत, एक है पठार, एक है मैदान। एक है पर्वत, एक है पठार, एक है मैदान। यानी कि पूरे भूमि पर, यानी कि जो हमारा भारत है ना, यहाँ या तो पर्वत है, नहीं तो पठार है, नहीं तो मैदान है। जैसे कि पर्वत देखना है तो जम्मू कश्मीर जाएंगे तो पर्वत है, हिमाचल प्रदेश में पर्वत ही पर्वत है, सिक्किम में पर्वत है, और अरुणाचल प्रदेश में तो खाली पहाड़ है, यानी कि पूरा पर्वत ही पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा। और जब जाएंगे नीचे की तरफ, तमिलनाडु में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे, कर्नाटका में जाएंगे, या आपका केरला में जाएंगे, तो वहां आपको क्या मिलेगा? मोस्ट ऑफ जगह क्या मिलेगी? पठार मिलेगी। यानी कि दक्षिण भारत में केवल पठार भरा हुआ। ऊपर जाएंगे तो केवल पर्वत है। अब बीच में क्या? मैदान है। बीच में क्या? मैदान है। अपना ये भारत बहुत ही रंग बिरंग का है ना, हर एक जगह रंग बिरंग का भरा हुआ है। पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ गुजरात में जाएंगे तो वहाँ मरुस्थल है, राजस्थान में मरुस्थल है। पूरा अपना भारत अनेक रंग बिरंग से बिखरा हुआ, वही बात है। देखिए, तो ये हमारा सपोज करिए कि 100% क्या होगा? 100% पार्ट में हम लोग भूमि को देखेंगे। जानते हैं ये आपका एपिसेंटर हो गया था। सपोज ये 43% ना, आपको 43% आपको जानते हैं मिल जाएगा मैदान। आपका मैदान जो होगा ना, मैदान आपका होगा 43%, यानी कि मैदान जो होगा आपका कितना हो गया? 43%। समझिए कि 43% केवल आपको मैदान है,
केवल मैदान, मैदानी इलाका जहाँ जनसंख्या रहती है, जी हाँ, जहाँ जनसंख्या रहती है ना वो मैदानी इलाका। यदि आप बिहार के हैं तो मैदानी इलाका, यूपी के हैं तो मैदानी इलाका, यदि आप पंजाब हरियाणा के हैं तो मैदानी इलाका में आ जाएगा, वो भी क्या आएगा, मैदानी इलाका में ही आ जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अब जानते हैं यहाँ आपका लगभग 30% भाग पर पर्वत पाया जाएगा। 30% भाग पर क्या होगा, पर्वत। 30% भाग पर पर्वत पाया जाएगा, पर्वत। यदि आप जम्मू कश्मीर के तो पर्वतीय इलाका है, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय इलाका, उत्तराखंड देवनगरी उत्तराखंड पर्वतीय इलाका, सिक्किम पर्वतीय इलाका, अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय इलाका है, आपका सेवन सिस्टर जो आता है ना, नागालैंड मिजोरम, ये सभी क्या है, पर्वतीय इलाका। तो यहाँ क्या पाया जाएगा, पर्वत। 30% क्या आपका पर्वत ही पर्वत है, हर एक जगह पर्वत ही पर्वत मिल जाएगा। अब जानते हैं 27% आपको पठार मिलेगा। 27% क्या मिलेगा आपको, पठार। इसे प्लेट्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलेंगे। इसे हम लोग माउंटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स भी हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए, होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ये 27% क्या होगा आपका, पठार होगा। 27% क्या होगा आपका, पठार होगा। अब पठार समझते हैं ना, पठार जहाँ खनिज मिलता है। यदि आप लोग तमिलनाडु है तो पठारी इलाका, मध्य प्रदेश पठारी इलाका, छत्तीसगढ़ पठारी इलाका, कर्नाटक पठारी इलाका। कर्नाटक में धारवाड़ का पठार है कि नहीं है, जहाँ से कोलार गोल्ड फील्ड निकलता है, सोना ही सोना है, कोलार गोल्ड फील्ड। इसी पर ना बना है, KGF फिल्म में बना हुआ है, कोलार, KGF कोलार गोल्ड फील्ड, पूरा देखबे के होंगे आप सभी लोग। तो वही बात है, यहाँ क्या होगा, केवल ही पठारी पठार मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर चलिए इस सब का काम क्या है, आखिर मैदान का काम क्या है, पठार का काम क्या है, पर्वत का काम किया। आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि इसका यूज कहाँ करते हैं। देखिए, इसका यूज आप लोगों को मैं बताता हूँ। जानते हैं मैदानी इलाका, मैदानी इलाका मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ही अपार जनसंख्या भरा हुआ है। देखिए ना, बिहार में जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, पंजाब में जनसंख्या, हरियाणा में जनसंख्या, है ना। यानी कि यहाँ केवल जनसंख्या जनसंख्या भरा हुआ, दिल्ली में जनसंख्या। पूरे भारत का यदि आप देखिएगा गौर से, पूरे भारत का लगभग बोले तो आपका 40% जनसंख्या केवल उत्तर भारत के मैदान में, 40-50% जनसंख्या केवल उत्तर भारत के मैदान में आपको मिल जाएगा। 142 करोड़ जनसंख्या है ना पूरे भारत में, तो आपका कम से कम 40% जनसंख्या केवल मैदानी भाग में मिल जाएगा, जिसमें बिहार है, यूपी है, झारखंड का कुछ भाग आ जाता है, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, आपका दिल्ली आ गया उसमें, फिर बोले तो पंजाब हरियाणा आ गया। ये सभी मैदानी इलाके में आता है। जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि कृषि होगा। जहाँ कृषि होगा जनसंख्या रहेगी अनाज के लिए, क्योंकि यहाँ गंगा नदी बहती है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, यहाँ सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी बहेगी तब वहाँ मिट्टी आएगा, अब मिट्टी आएगा तो खनिज आएगा, इसलिए जनसंख्या काफ़ी निवास करती है। परिवहन आसान हो जाएगा, आवागमन आसान हो जाएगा, इसलिए यहाँ लोग रहते हैं। समझ गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि निवास के लिए और उद्योग धंधा के लिए, निवास भी हो गया, निवास और कृषि, निवास और कृषि के लिए मैदानी इलाका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 43% भाग हो गया, यही अनाज उगाता है तो पूरा भारत खाता है। समझ गए ना, गेहूं हो या चावल हो। अब बात करते पर्वत। अब पर्वत का कहाँ यूज है, पर्वत से कमाई होता है, क्या आता है, पैसा। कैसे है, कैसे देखिए आप लोग, उत्तराखंड में, उत्तराखंड जिसे देवनगरी कहते हैं, हाँ वही उत्तराखंड जहाँ हरिद्वार है, जहाँ ऋषिकेश है, जहाँ केदारनाथ है, जहाँ बद्रीनाथ है, वही उत्तराखंड। आप लोग को मौका मिले तो जरूर घूमने जाइएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन पहले सक्सेस कर चाहिए। देखिए, ये आपका पर्वत हो गया। पर्वत 30% भाग पर क्या है, पर्वत ही पर्वत है, बहुत ज़्यादा पर्वत है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, टूरिज्म होता है। आप पूरे भारत के लोग जाएंगे घूमने के लिए। अरे केदारनाथ चलते, कैसे नहीं केदारनाथ, तो जाइएगा केदारनाथ घूमने के लिए तो पैसा लगा के ना जाइएगा, इससे कमाई होता है कि नहीं होता है, कमाई होता है। बद्रीनाथ जाइएगा तो कमाने के लिए जाइएगा। कुंभ मेला लगता है ना, नासिक में कुंभ मेला लगता है, या हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है ना, तो कुंभ मेला से भी कमाई होता है। ऐसे कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है, उसको छोड़िए अभी। हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला लगेगा। और कुंभ मेला जानते हैं ना कितना बड़ा होता है कुंभ मेला, उससे कमाई होता है। पर्वत पर कितना लोग घूमने के लिए जाते हैं। अरे चल मसूरी जाकर घूमते हैं, जाता है ना, मनाली ट्रिप पर जाता है लोग, जाता है कि नहीं जाता, सब लोग जाता है घूमने के लिए। तो ट्रिप पर जाता है तो वहां से सरकार को इनकम होती है। यानी कि इनकम के सोर्स से जो है ना, पर्वत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्वत काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जम्मू कश्मीर में आपका माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, कटरा में हो गया, है ना, माँ वैष्णो देवी का मंदिर हो गया। असम में जाएगा तो कामाख्या मंदिर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग है, यहाँ दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में अलग पॉइंट पर हो गया। ये सभी लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो जाते घूमने के लिए तो सरकार को क्या होती है, कमाई होती है।
पठार, पठार तो आप लोग समझते होंगे, पठार पठार पठार। पठार में जानते हैं खनिज मिलता है, खनिज, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, ये सब मिलता है, इसलिए पठार भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटा नागपुर का पठार पूरा भर ले, धारवाड़ का पठार पूरा भरा हुआ है, मालवा का पठार पूरा भरा हुआ है, सतपुरा का पठार भरा हुआ है। ये सब क्लास 9 के टॉपिक है, समझ गए ना। ये सभी कहाँ पढ़ना है, क्लास 9 में पढ़ना, इसलिए चिंता मत करिए आप सभी लोग, बस समझ जाइए। इसलिए पठार से क्या होगा, पठार से मिलता है खनिज। पठार में हम लोग उद्योग धंधा करते हैं, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, जमशेदपुर स्टील प्लांट झारखंड में हो गया, है ना, जमशेदपुर हो गया, बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में हो गया, ये सलेम तमिलनाडु में हो गया। देखिएगा जितना स्टील प्लांट है ना दक्षिण भारत में ज़्यादा लगाया गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ होंगे जहाँ हमें तक अंदाज है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो समझ गए आप लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं भारत में भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब देखिए जो भूमि है ना, भूमि उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसके चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भारत में भूमि का उपयोग हम लोग 5 सेक्टर में करते हैं। भारत में भूमि का उपयोग जो है ना 5 जगहों पर हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन सा है, पहले बात करते हैं। देखिए भूमि का उपयोग पहला आपका वन, पहला क्या होगा आपका वन, पहला क्या होगा वन, यानी कि वन, पहला भाग है वन, यानी कि भूमि का हम लोग कहाँ करते हैं, वन के तौर पर करते हैं। भूमि का उपयोग कहाँ करते हैं, वन के तौर पर। देखिए ना मध्य प्रदेश में खाली जंगले जंगल है, मिजोरम में जंगले जंगल है, उड़ीसा में भी वन है, महाराष्ट्र में वन है, छत्तीसगढ़ में वन है, बिहार में वन नहीं है। बिहार में वन आपको देखने को कम मिलेगा। एक कैमूर में अच्छा खासा वन मिल जाता है, कैमूर जिला में, नहीं तो बिहार में आपको वन देखने को बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अधिकतर वन चला गया झारखंड में, जब झारखंड हमारा अलग हुआ था, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग मिलकर लगा लेंगे। तो ये समझ गए वन, वन में क्या होगा आपका वन, तो आप लोग समझ गए होंगे, वन में उपयोग करते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा में हम लोग कहाँ करते हैं, वह भूमि जो कृषि के लिए उपयोग नहीं है, वह भूमि जो कृषि के लिए नहीं है। हाँ कृषि के लिए नहीं है, भूमि मतलब कृषि, भूमि मतलब क्या, कृषि, जहां से कृषि आ रहा है, जहां से हम लोग अनाज उगा रहे हैं, अनाज उगाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, है ना। जीडीपी में भी ज्यादा योगदान रहता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का लीड किया जाता है किसको, कृषि को, ध्यान दीजिएगा। तो वह भूमि जो कृषि के लिए उपयोग में नहीं किया गया, कृषि के लिए उपयोग नहीं है, उसको देखते हैं। यह 2 पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकता है। पहला क्या, बंजर, पहला क्या आपका बंजर भूमि, पहला क्या आपका बंजर भूमि। अब जानते हैं बंजर भूमि क्या होता है, बंजर भूमि वो भूमि होता है ना जहां 5 साल से ज्यादा तक कोई कृषि नहीं करता। आपके पास कोई भूमि है, समझ गए, वहां कृषि करते हैं, सपोज करिए कोई कृषि करता है, उस भूमि को 5 साल तक उस भूमि में उसमें कुछ मत रोपिए। 5 साल तक लेना आप उस भूमि में कुछ मत लगाइए, ना गेहूं, ना चावल, ना आलू, ना मक्का, कुछ छोड़ दीजिए, तो भूमि क्या बन जाएगा, बंजर। क्या बन जाएगा, बंजर, क्योंकि खनिज लवण की कमी हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, अनियमितता आ जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से बंजर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, गैर कृषि में लगाई गई भूमि। गैर कृषि, गैर कृषि समझते हैं ना, यानी कृषि के अलावा गैर कृषि में लगाई गई भूमि, जैसे इमारत। अब बड़का जो बिल्डिंग बनाएगा तो भूमि बन रहा है, भले आप रहने के लिए बना रहे हैं, लेकिन वह भूमि समझिए तो बेकाया जा रहा है। भले आप रहने के लिए, अपने निवास स्थान के लिए बना रहे हैं। प्राचीन समय लोग रहते थे ना, कि देखिएगा आज भी कोई छोटा छोटा इलाका होगा, वहां लोग कृषि खेत लगाबे करेंगे, यानी खेत तो करेंगे ना, आप साथ ही साथ देखिएगा खेतों में एगो मंडप, खेतों में एगो झोपड़ी बना लेंगे, और वो झोपड़ी में रहेंगे, खाना खाएंगे, सूतेंगे, और खेत की रखवाली करते हैं। लेकिन आज तो बड़का बड़का बिल्डिंग बना लिया, जैसे महाराष्ट्र में देखिए खाली बिल्डिंग आपको मिलेगा, खाली बिल्डिंग मिलेगा, लखनऊ में खाली बिल्डिंग मिलेगा, समझ गए ना। तो ये सब खाली आपको बिल्डिंग मिलेगा, समझ गए ना। तो इसलिए इमारत में उपयोग करते हैं हम लोग, सड़क बनाते हैं। अब सड़क तो चलने के लिए बनाते हैं, लेकिन यह भूमि के तौर पर गिनती नहीं किया जाता। भूमि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कृषि के तौर पर नहीं कर रहे हैं। फिर आपका उद्योग हो गया, उद्योग धंधा में हम लोग क्या करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं। उद्योग धंधा में भी हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, लेकिन यह क्या है, गैर कृषि में लगाया गया भूमि है, यानी कि भूमि का उपयोग हम यहाँ भी कर रहे हैं, यानी कि इमारत में कर रहे हैं, सड़क में कर रहे हैं, उद्योग धंधा में भूमि का उपयोग कर रहे हैं। जो बंजर भूमि है वो तो बंजर है, वहां तो उतना नालायके समझिए, उतना नालायके है एक तरह से समझिए। तो एक वन में तो कर ही रहे, वन में तो आप लोग कर ही रहे, सब कोई करता है। चलिए अब बात करते हैं पर्ती भूमि। जानते हैं पर्ती भूमि क्या होता है, पर्ती भूमि जो होता है ना, वो भूमि होता है जहां कृषि कार्य नहीं किया जा रहा। पर्ती भूमि उसे कहते हैं जहां कृषि कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे सपोज करिएगा, पर्ती भूमि 2 प्रकार का होता है।
एक होता है वर्तमान प्रतिभूमि। ये क्या होता है आपका? वर्तमान प्रतिभूमि। अब जानते हैं वर्तमान प्रतिभूमि क्या होता है? वर्तमान प्रतिभूमि ना, जैसे कि 1 वर्ष के अंदर उसमें कोई कृषि नहीं कर रहा है, यदि 1 वर्ष के अंदर जो है ना उसमें कोई कृषि नहीं करिएगा तो वो भूमि वर्तमान प्रतिभूमि हो जाएगा, वर्तमान प्रतिभूमि हो जाएगा। प्रतिभूमि वही है कि खेत है छोड़ दे हैं तो प्रतिभूमि बन गया, ठीक है ना। अब वर्तमान प्रतिभूमि क्या है कि 1 साल के अंदर जो है ना आप उस पर यदि कोई चीज नहीं लगा रहे, कोई चीज साफू छोड़िए चुके हैं आप, समझ गए ना। 1 साल के अंदर में यदि उस पर आप कोई कृषि नहीं कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? वर्तमान प्रतिभूमि बन जाएगा। वर्तमान प्रतिभूमि क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कब? जब 1 वर्ष के अंदर तक आप उसमें फसल की बुआई नहीं करते हैं, चाहे खरीफ फसल हो, चाहे रबी फसल हो, चाहे जायद फसल हो, चाहे गर्मा फसल हो, चाहे कोई फसल हो। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगला बोल रहा है आपका पुरातन प्रतिभूमि। अब देखिए पुरातन प्रतिभूमि क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पुरातन प्रतिभूमि वैसी भूमि होती है जहां 1 वर्ष से ज्यादा, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया और 3 वर्ष से कम, 1 वर्ष से ज्यादा या 3 वर्ष से कम तक उसमें कोई आप कृषि नहीं करते हैं, यानी कि 1 वर्ष से ज्यादा हो गया और 3 वर्ष से कम, समझ गए ना। इसे हम लोग 5 कृषि वर्ष भी कहते हैं। 5 कृषि वर्ष यानी कि 5 वर्ष में कृषि किया जा सकता है। 5 बार कृषि, एक फसल को तैयार होने में मोटा मोटी 6 महीना लग जाता है, तो 5 कृषि को तैयार करने में लगभग 3 साल लगेगा, 3 साल लगेगा ना। इसलिए कहा गया है कि 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम जिस भूमि पर खेती नहीं करते हैं वह पुरातन प्रतिभूमि हो जाता है, और 5 साल से ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? बंजर भूमि। क्या हो जाएगा? बंजर भूमि। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ये हो गया वर्तमान प्रतिभूमि। ये जब 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम तक उसमें खेती नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुरातन प्रतिभूमि हो जाएगा। या 5 कृषि वर्ष। 5 कृषि वर्ष करने का मतलब है एक फसल को तैयार करने में 6 महीना लगता है, तो 5 कृषि वर्ष यानी कि 3 साल हो गया। अब देखते हैं प्रतिभूमि के अतिरिक्त। अब चौथा पार्ट आपका आ गया। क्या आ गया? चौथा पार्ट क्या कहता है कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त भूमि, प्रतिभूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि। अब देखिए प्रतिभूमि के अलावा भी कृषि अयोग्य भूमि होता है। प्रतिभूमि के अलावा यानी कि प्रतिभूमि तो है जिस पर कृषि नहीं करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक बेकार भूमि है, एक नालायक भूमि है। उसको देखते हैं कि वो कौन भूमि है। तो चारागाह। अब देखिए चारागाह के लिए भी भूमि का उपयोग करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश में होता है, जैसे महाराष्ट्र में होता है, जैसे राजस्थान में होता है, वहाँ चारागाह यानी कि चराने के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाता है, जो कि वो बेकार भूमि के तौर पर देखा जाता है चारागाह के अंतर्गत, समझ गए ना। अब देखिए पेड़ पौधा वन। अब देखिए जहां पेड़ पौधा लगा है, जहां वृक्ष लगा हुआ है, जहां वन लगा हुआ है, वो भी तो बेकार भूमि है। जैसे नीलगिरी वन्यजीव अभियान आपका हो गया, नीलगिरी वन्यजीव अभियान आपका हो गया, या चलेंगे मानस वन्यजीव अभियान हो गया, जिम कार्बेट आपका राष्ट्रीय पार्क हो गया। तो ये सबका उपयोग हम नहीं करते हैं। भूमि का उपयोग तो हो रहा है लेकिन कृषि के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कृषि के लिए उसका उपयोग नहीं करे, लेकिन यहाँ भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ भी आपका हो रहा है, पेड़ पौधा या वन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बंजर भूमि, तो बंजर भूमि तो मैंने लिखवा दिया, बंजर भूमि मैंने यहाँ बता चुका, समझ गए। जहां 5 वर्ष से ज्यादा कृषि नहीं करते वो क्या हो गया? बंजर भूमि आपका हो जाएगा। अब देखिए 5वां टाइप क्या है? बोया गया क्षेत्र। अब वह क्षेत्र आता है जिसका उपयोग हम लोग कृषि के लिए करते हैं। कहाँ था रे तू? तो कभी से खोज रहे थे, बता। यहाँ बैठल है एक क्षेत्र, पहले ये आके यहाँ बैठल है, यानी कि यही भूमि है जिससे हम लोग अनाज खाते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, दलहन फसल, चाहे जो फसल हो, यही में बुआई होता है। इसे कहते हैं बोया गया क्षेत्र। इसे नीवल बुआई क्षेत्र बोलते हैं। यही आपका इंपॉर्टेंट भूमि है, बोया गया क्षेत्र, समझ गए ना। ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका 5 प्रकार है। पहला था वन के तौर पर कर रहे थे, दूसरा था कृषि के लिए भूमि इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि बंजर भूमि, और जैसे कि इमारत में हो गया आपका, या बोले तो उद्योग में हो गया, या सड़क में हो गया, वो था। फिर आपका प्रतिभूमि था। प्रतिभूमि 2 प्रकार का था, पुरातन प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि। फिर आपका प्रतिभूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि। प्रतिभूमि के अलावा जो था कृषि अयोग्य भूमि, जैसे कि आपका चारागाह था, पेड़ पौधा या वन हो गया, या बंजर भूमि हो गया। अब 5वां आपका बोया गया क्षेत्र हो गया। देखिए सोशल साइंस एक समझने वाला चैप्टर होता है, जितना ज्यादा समझिएगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अपने भारत को जानिए, अपने भारत के इतिहास को समझिए, अपने भारत के भूगोल को समझिए, अपने भारत के राजनीतिक शास्त्र को समझिए यानी कि सिविक्स को समझिए, और अपने भारत के इकोनॉमिक्स को समझिए, अपने भारत के पड़ोसी देश को जानिए, अपने भारत के समुद्र को जानिए। यही तो है, यही तो आपका सोशल साइंस है। जितना ज्यादा समझेंगे ना उतना माइंड सेट आपका डेवलप होगा। इसी का नाम है सोशल साइंस, समाज का ज्ञान, समाज का विज्ञान।
इसलिए आपको इसमें इंटरेस्ट जरूर आएगा पढ़ने में। आप जो है ना अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, जरूरत से ज़्यादा समझने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा समझिएगा उतना ज़्यादा आपका माइंडसेट खुलेगा। और अपने आसपास घूमिए और नज़ारा देखिए कि कैसा सिचुएशन है, कैसे समाज में लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग क्या, अब देखेंगे हम लोग कि आखिर भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की जनसंख्या काफ़ी विशाल हो चुकी है। पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत जो है नंबर 1 स्थान पर आ चुका है, यानी कि हमारे देश रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। 142.50 करोड़ यानी कि 142 करोड़, लगभग 142.50 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की हो चुकी है। और सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश भी भारत ही बन चुका। तो देखिए, इतनी विशाल जनसंख्या है तो भूमि का तो उपयोग होगा, क्योंकि सभी को घर चाहिए, सभी को घर चाहिए, सभी को सड़क चाहिए, सभी को परिवहन का साधन चाहिए, सभी को अपनी मौलिक आवश्यकता के लिए भूमि आवश्यक है। तो भूमि का उपयोग होता है। भूमि का उपयोग हम लोग घर के लिए करते हैं, वन के लिए करते हैं, कृषि के लिए करते हैं, निवास के लिए करते हैं। भूमि का उपयोग हम लोग परिवहन के लिए करते हैं। यानी कि हमारी जो आवश्यकता की लगभग 95% चीज़ है ना, भूमि पर ही डिपेंडेंट है। सबसे पहले तो कृषि भूमि पर ही होता है। वो नहीं रहेगा तो बिना खाए मर जाएंगे हम लोग, है ना। कब तक दूसरे देश से आप अनाज किनिएगा, वो भी तो भूमि पर उगाएगा। तो वही बात है कि भूमि का उपयोग जो है ना हम लोग इस प्रकार से करते हैं, यानी कि भूमि का उपयोग बहुत ही वैरी करता है। अब देखिए, भूमि का जो उपयोग है ना 2 चीज़ पर डिपेंड करता है कि आदमी कहाँ रहता है और उसका उपयोग कैसे करता है। यह 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला आपका प्राकृतिक कारक, पहला क्या होगा, प्राकृतिक कारक होगा, और दूसरा क्या, मानवकृत कारक होगा। ये 2 चीज़ है ना जो डिसाइड कर देगा कि भूमि का उपयोग किस प्रकार से होगा। अब प्राकृतिक कारक और मानवकृत कारक, अब बोलेगा कैसे, तो देखिए कैसे। देखिए, प्राकृतिक कारक क्या होगा, भू आकृति। भू आकृति जैसे कहने का मतलब क्या है, भू आकृति यानी कहने का मतलब समझ सकते हैं कि जहां पर्वत रहेगा क्या वहां ज्यादा लोग रह पाएंगे। जहां पर्वत है वहां ज्यादा लोग नहीं रह सकते। जहां पर्वत है वहां पे ज्यादा लोग नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्वतीय इलाका है, वहां परिवहन का साधन नहीं रहेगा, वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी तो ठंडे से मर जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा रहता है। वहां पर्वत है, चढ़ान पड़ जाएगा, इसलिए वह जनसंख्या कम रहती है। मृदा, मिट्टी इंडिकेट करती है, मिट्टी भी लोगों को इंडिकेट करती है। अब देखिए, जहाँ लाल मिट्टी है वहाँ फसल कम होती है, और जलोढ़ मिट्टी है वहाँ फसल ज़्यादा अच्छा होती है। जैसे कि बिहार यूपी में फसल ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है। और यही यहाँ देखिएगा, कहाँ बोले तो लाल मिट्टी वाला क्षेत्र में तो वहाँ फसल अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अम्ल का ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, इसलिए। यानी कि मृदा भी इस चीज़ को फैक्टर डालती है। जलवायु यानी कि क्लाइमेट, अब देखिए क्लाइमेट भी इस चीज़ को असर डालती है। क्लाइमेट भी जो होता है आपका इसमें असर डालता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट जैसे कि देखिएगा, बिहार में हमेशा बाढ़ आता है, असम में हमेशा बाढ़ आती है, मेघालय हमेशा, मेघालय में देखते हैं ना सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान क्या है, मेघालय है, इसलिए वहाँ क्लाइमेट असर पड़ता है। जम्मू कश्मीर ठंडा इलाका है, जम्मू कश्मीर क्या ठंडा इलाका है, और नीचे ये जब तमिलनाडु में बहुत गर्म वाला इलाका है, तो ये क्या, ये भी असर डालता है। यानी कि जलवायु भी असर डालता है। न ठंडे वाले स्थान पर भी लोग कम रहते हैं और गर्म वाले स्थान पर भी लोग कम रहते हैं, इसलिए नीचे भी जनसंख्या कम मिलती है, और जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में भी जनसंख्या कम मिलती है। लेकिन बिहार में भरमार जनसंख्या, क्यों? क्योंकि यहाँ क्लाइमेट अच्छा, या ठंडा और गर्म दोनों चीज का माहौल रहता है, इसलिए। यानी कि प्राकृतिक कारक डिसाइड करती है, जिसमें भू आकृति हो गया, मृदा हो गया और जलवायु हो गया। ध्यान दीजिएगा। अगला क्या, मानवकृत कारक। मानवकृत कारक क्या क्या, अब मानव अपनी सुख सुविधा का विकास करता है। जैसे कि नगर हो गया, कल कारखाना हो गया, महानगर हो गया, शहर हो गया, परिवहन हो गया, तो विकास मानव खुद करता है। आप लोग भी देखिएगा, कोई सोचता है कि जमीन कहाँ ले, तो देखता है कि रोड पर होना चाहिए, वहाँ नगर होना चाहिए, वहाँ सड़क होना चाहिए, वहाँ बगल में हॉस्पिटल होना चाहिए। सब देखता है कि नहीं देखता? आप भी देखते होगा या कोई भी देखता। यानी कि मानवकृत कारक भी इस चीज को फैक्ट करता है, इस चीज को मतलब कि इस चीज को प्रभावित करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व देखिए, कोई भी लोग चाहता है कि जहाँ लोग रहे वहाँ हम जाकर रहें। यदि आपको सुनसान इलाके में कह देगा घर बनाने के लिए, तो बनाइएगा? नहीं बनाइएगा। आप वहाँ रहना पसंद करिएगा जहाँ सब लोग रहते हैं, ताकि मिलजुल कर रहें। जैसे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, लगभग 1106 व्यक्ति जो होता है 1 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। इसलिए जनसंख्या घनत्व जहाँ ज्यादा रहता है ना, वहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। फिर होगा संस्कृति। अब संस्कृति भी इंडिकेट करती है। संस्कृति यानी कि देखिएगा, बिहार का छठ पूजा है, बिहार का अलग कल्चर है, तमिलनाडु का अलग कल्चर है। तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलते हैं, है ना।
गोवा का लोग कोक्कन बोलते हैं। यानी कि ये भी भाषा, संस्कृति भी क्या करती है, वेशभूषा को धारण करती है। पश्चिम बंगाल को बंगाली बोलते हैं, तो संस्कृति भी क्या करता है, इस चीज को फैक्ट करता है। संस्कृति भी क्या करता है, फैक्ट करता है, इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया चाहे एजुकेशन हो गया, वो भी प्रभावित करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करने का मतलब है कहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा, जैसे देखिएगा बंगलोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा विकसित है। महाराष्ट्र में देखिएगा बहुत आगे है, दिल्ली भी बहुत आगे है, बंगलोर आगे है, नीचे जाएगा तो कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु आगे है। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रभावित करते हैं, जिससे तकनीक कहते हैं। क्या बोलते हैं, तकनीक या सुविधा। कहाँ कृषि करना सुविधा ज़्यादा अच्छा हो, तो वहाँ भी लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हो गया भूमि का उपयोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर भूमि का निम्नीकरण क्या होता है। देखिए, भूमि का निम्नीकरण कहने का मतलब क्या होता है, वो भूमि जो कृषि के अयोग्य नहीं है, वह भूमि जो कृषि के लिए अयोग्य नहीं है, यानी कि कृषि के उपयोग नहीं है। तो आखिर क्यों? क्योंकि वह मिट्टी जो होती है अपना लवणीय क्षमता हो गया, पोटास की क्षमता हो गया, लवणीय क्षमता हो गया, या अपने गुणों को खो देती है, जिसमें वो अच्छी कृषि का पैदावार कर सके। अपने गुणों क्या होता है, खो देता है। जैसे समझ सकते हैं कि आप ही का मान लीजिए कुछ ना कुछ गुण होगा, अच्छा लिखने का गुण होगा, अच्छा लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, सपोज करिए तो राइटिंग अच्छा, यदि आप जो 6 महीने तक के लिए नहीं लिखते हैं, तो आप तो लिखना, आपका हैंड राइटिंग क्या हो जाएगा, तो बिगड़ जाएगा ना। हैंड राइटिंग क्या होगा, बिगड़ जाएगा। हैंड राइटिंग को सुधारने का एक तरीका है कि आप बार बार लिखते रहिए, तब क्या होगा, हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस भी होगा, अच्छा लिख भी पाइएगा। उसी प्रकार भूमि का भी होता है। यानी कि भूमि का उपयोग यदि हम लोग अनियमित तरीके से करते हैं ना, तो भूमि निम्नीकरण हो जाता है। और जानते हैं, भूमि अधिकतर जो है भूमि बेकार हो जाती है, जिससे क्या होता है, कृषि के लिए भूमि घट जाती है। कृषि के लिए क्या होता है, अयोग्य हो जाता है। सीधा बात है, भूमि निम्नीकरण का वही मतलब होता है कि कृषि के लिए भूमि का अयोग्य हो जाना। क्या हो जाना, अयोग्य हो जाना, यानी कि अपने गुण को खो देना। क्यों? क्योंकि लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, तभी खो देता है। लवणता यानी कि साल्सिटी का मात्रा, जैसे गुजरात और राजस्थान में कच्छ का मरुस्थल है, वहां ज्यादा लवण का मात्रा, इसलिए क्या करता है, वो अपने गुण को खो देता है। यानी कि वो भूमि जो है वहां हम लोग कृषि अच्छे से नहीं कर सकते हैं। जल जमाव के कारण में क्या होती है, जल जमाव यानी कि देखिएगा कहीं जल का एकत्र हो जाता है। जल जो होता है, बहुत ज्यादा वर्षा होता है, जल एकत्र हो जाता है, या कहीं जल का जमाव हो गया, इससे भी क्या होता है, भूमि बेकार हो जाती है। वहां आप कोई फसल नहीं लगा सकते। जल जमाव बहुत ज्यादा फैक्टर डालता है हमारे भारत में, बहुत ज्यादा फैक्टर डालता है। लगभग 56% जो है ना, जल जमाव के कारण क्या होता है, भूमि बेकार हो गया। 56% भाग भूमि निम्नीकरण का, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वनों की कटाई जैसे कि देखिएगा झारखंड में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, यहाँ वनों की कटाई करते हैं, क्योंकि खनिज निकालते हैं लोग, और वन की क्या करेंगे, भरपूर कटाई करेंगे। वनों की कटाई करने से क्या होता है, भूमि अपने गुण को क्या कर देती है, खो देती है। इसलिए हम जो है यहाँ कृषि को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। यह जो भूमि निम्नीकरण का 28% जो है फैक्ट डालता है, 28% नुकसान करता है। एक है बर्फीली जमीन तो बेकार है। बर्फीली जमीन जो है इसी में बेकार है। क्यों? क्योंकि देखिएगा जम्मू कश्मीर केवल बर्फ है, हिमाचल प्रदेश में बर्फ है, उत्तराखंड में बर्फ है, सिक्किम में बर्फ है, अरुणाचल प्रदेश में बर्फ है, दार्जिलिंग में जाएगा तो वहाँ बर्फ मिलेगा, तो वो बर्फीला जगह है, वहाँ तक कृषि कर नहीं सकते हैं, वहाँ तो फसल होगा नहीं। यह क्या, भूमि का निम्नीकरण है। जो भूमि योग्य था लेकिन अब क्या हो चुका, अयोग्य हो चुका है। क्यों? इन सब के कारण, समझेगा ना, इन सब के कारण क्या हो चुका है, वह अयोग्य हो चुका। तो यही आपका क्या, भूमि का निम्नीकरण है। समझ गए? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इसके आगे का टॉपिक देखेंगे कि मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, लाल मिट्टी क्या होती है, रेगुलर मिट्टी क्या होती है, उसके विषय में बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अच्छे तरीके से लगे रहिए और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।